ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो देखो इसमें क्या होना है अपना 56 का जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, 56 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है अपना, और 59 तक ये सारे सेक्शन चलते हैं। 56 में दो ही बातें लिखी गई है एकदम सिंपल, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, 56 सबसेक्शन 2। 56 सबसेक्शन 1 को नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है। व्हाई इज इट इन नेगेटिव लैंग्वेज? आप देख सकते हो, एनी काइंड ऑफ इनकम विच इज नॉट एग्जम्प्ट इनकम, मतलब एग्जम्प्ट नहीं है, सेक्शन 10 में वो कवर नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल है। और टैक्सेबल होने के बाद भी, ठीक है ना, विच इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड, एनी अदर हेड मतलब उनकी यहाँ पे बात की थी, विच इज नॉट चार्जेबल अंडर सैलरी बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है ना। इट इज नॉट चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज देयर इज नो हाउस प्रॉपर्टी और एसएस इज नॉट अ ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। Third, this is not a business income. Business income, if it was a business income, it would have taxable under PGBP head. And it is not a transfer of capital asset, therefore it is not getting taxed under the capital asset. तो ये है क्या सर? ये कुछ अलग है, जैसे रॉयल्टी कमाना, छोटा मोटा रेंटल इनकम कमाना, जो फिक्स अपना हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के और कोई रेंटल इनकम कमाना, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड का इनकम है, ठीक है ना, डायरेक्टर सीटिंग फीस है, बहुत सारे छोटे 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 इनकम इस चैप्टर में आपको टैक्स करने मिलेंगे। इधर आईएफएस, चलो आगे चलता हूँ। 56 सबसेक्शन 2 बोलता है, देखो तुम कितने भी शाने बन जाओ, ठीक है ना, we don't care about that, there are certain incomes which must be taxable under IFRS only. तो तुम कल बोल सकते हो, तुम हो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का डिविडेंड इनकम कौन से चैप्टर में टैक्स होना चाहिए, जल्दी बोलो। इन्वेस्टमेंट कंपनी का, कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, आप समझ रहे हो ना, आपने पढ़ा होगा ना, देयर आर कंपनीज व्हिच आर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होता है, तो फॉर देम डिविडेंड शुड बी व्हिच हेड्स इनकम? पीजीबीपी होना चाहिए। जल्दी बोलो, तुम्हारा लॉजिक क्या बोलता है, बोलो या टाइप करो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में का कुछ तो करो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हो, मूवी देखने आए हो, रिप्लाई करो। पीजीबीपी बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन ये आंसर गलत है, होना तो चाहिए था पीजीबीपी में, लेकिन ये होगा 56 में ही, क्योंकि ये चार्ज होता है 56 सबसेक्शन 2। तो तुम ये कैसे कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, इसका क्या लॉजिक है, कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि ये 56 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, whatever things which are written under section 56 subsection 2 must be exclusively chargeable under the head IFOS. हमारे यहाँ पे ही वो टैक्स होगा, because this is the right place for those incomes, ठीक है ना। ऐसी कुछ बात हुई है, चलो आगे चलते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। Agriculture income, we have finished the whole chapter of agriculture income. In that chapter we have understood Indian agriculture income is exempt under section 10(1), whereas foreign agriculture income is fully taxable. ये word यहाँ पे रह गया था, फुल्ली टैक्सेबल। आप लोगों ने नोट्स पहले से लिखे, खाली वहां पे फुल्ली ऐड करो। फुल्ली क्यों लिखा मैंने आपको पता होगा, अगर मैंने टी कॉफी रबर का इंडिया में अगर बिजनेस किया, टी का खास करके, तो 60-40 टैक्स होता है, मतलब 60% एग्जम्प्ट होता है, 40% टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर मैंने श्रीलंका से कमाया, मैंने अगर कनाडा से कमाया, ऑस्ट्रेलिया से कमाया, टी का इनकम, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग टी, अगर मैंने वहां से कमाया, तो आप समझ रहे हो। देखो आपकी मम्मी को बोलो मेरे पे ना चिल्लाए, आप पे चिल्लाए के चलेंगी, ठीक है ना। मैं चुपचाप बता रहा था कि देखो फॉरेन से अगर टी का इनकम आपने कमाया तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, ठीक है ना, रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, इसका क्या मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद है, सैलरी में जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, उनको कॉलेज में जो एग्जाम कंडक्ट होती है उसका पेमेंट कॉलेज करता है, दो इनको वो बियॉन्ड सिलेबस मिल रहा है, फिर भी वो क्या होगा, बियॉन्ड उनके स्कोप ऑफ वर्क मिलता है, फिर भी वो इनकम टैक्स होता है सैलरी हेड में, क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर का कॉलेज के साथ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। लेकिन कॉलेज प्रोफेसर को जब आईसीआई पैसे देता है, सीए इंस्टीट्यूट पैसे देता है, सीएस इंस्टीट्यूट पैसे देता है, कॉस्ट इंस्टीट्यूट जब पैसे देता है फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली दोस टीचर्स आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, एंड देयरफॉर दिस इज द रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर which will be taxable under the head IFOS. There is no doubt about it. ठीक है ना। Remuneration of MP, MLA, MLC. This point was also being covered by during IFS only. Income from salary में हो चुका था कि MP, MLA और MLC जो होता है, इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता, और इनको सैलरी तो गवर्नमेंट देता है, तो उनकी जो सैलरी है
वो टैक्सेबल होती है आईएफओएस में। लेकिन हमने बात क्या की थी, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूशनरी अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनरी अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7). ठीक है ना, 10(7) नहीं 10(17) में होता है ना ये, नहीं 10(17) में ये है 10(7). ओके, आगे चलते हैं। This will not fall down, right? No. They have tied it upstairs. नेक्स्ट, रेंटल इनकम। अब ये रेंटल इनकम जो रेंट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के है, जैसे रेंट ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। मैंने ऐसा एक ड्राइंग बनाया था वहां पे जहां पे घर नहीं था, आपको याद आ रहा है? हाँ। आईएफएचपी में मैंने ऐसा लैंड बनाया था जहां पे घर नहीं बनाया था, तो वो जो था वो आईएफओएस में टैक्स होता है, क्योंकि आईएफएचपी में खाली रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए वहां पे, हाउस बिल्डिंग प्लस लैंड अपर टेनेंट डेयर टू अगर होगा तो आईएफएचपी में जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्डिंग ही यहाँ पे नहीं है तो जो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है वो यहाँ पे टैक्स होता है। फिर रेंट ऑफ अदर एसेट, जैसे फर्नीचर रेंट पे दिया आपने, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया हुआ है, अदर कोई एसेट आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका थोड़ी ना क्या आईएफएचपी में टैक्स होगा, हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी ना क्या है, तो आईएफएस में टैक्स होगा। सबलेटिंग याद आ रहा है? गंदा सा ड्राइंग बनाया था मेरे बुक में किसी ने, तो हाँ, वो सेकंड वाला बोला था, लास्ट वाला वो टैक्सेबल। हाँ, ओनर ने टेनेंट को दिया घर और टेनेंट ने सब टेनेंट को दिया, तो रेंट कौन किसे देगा? सब टेनेंट ओनर को देगा, सॉरी टेनेंट ओनर को देगा और सब टेनेंट टेनेंट को देगा। ओनर को जो रेंट मिलेगा वो तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन जो टेनेंट को रेंट मिलेगा फ्रॉम सब टेनेंट वो टैक्सेबल होगा आईएफएचपी में, जिसको सबलेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबलेटिंग। टाटा टाटा, आगे चलो। कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? थैंक वाइफी, वाइफी ने चाय दे दिया, चाय की बहुत जरूरत थी। आंखें मेरी बंद हो रही है, पता है आप लोगों को क्यों? बिकॉज yesterday I was working on a construction site and something has gone inside these eyes। ठीक है ना, कंक्रीट का कुछ अच्छा खासा पार्ट यहाँ पे गया हुआ है, तो ये पूरा यहाँ से पेन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे पढ़ाऊं आपको पायरेट्स के जैसे, लेकिन दैट इज नॉट गुड, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो अब जरा ध्यान दो, कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट होता है बिल्डिंग प्लस अदर एसेट का। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग आपने भाड़े पे दी है, और बिल्डिंग के साथ आपने क्या रेंट पे दिया है, जल्दी बोलो। बिल्डिंग के साथ आपने रेंट पे दिया हुआ है एसी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, ठीक है ना, टीवी, और आप जो है ना सबका रेंट मिला के ले रहे हो, अलग अलग, सेपरेबल नहीं है। अगर सेपरेबल होता तो बिल्डिंग आईएफएचपी में चला जाता और अदर एसेट चला जाता आईएफओएस में, लेकिन अब ये इनसेपरेबल है, दिस इज इनसेपरेबल, ये कंपोजिट रेंट है, और कंपोजिट है इसलिए इसको पूरे के पूरे को टैक्स करना पड़ता है आईएफओएस में। कैन आई गो अहेड? यस, चलो, तो रेंटल का भी मेरा पॉइंट हो चुका है। रॉयल्टी, बताओ आपको रॉयल्टी कब मिलती है? व्हेन डू यू गेट रॉयल्टी? व्हेन डू यू गेट रॉयल्टी? बोलो, आपको रॉयल्टी कब मिलती है? बोलो बोलो बोलो, ये लोग कुछ टाइप नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? इंसान को रॉयल्टी कब मिलती है? हाउ टू अर्न रॉयल्टी? बोलो, ऐसा क्या काम करना पड़ता है जिसके थ्रू आपको रॉयल्टी मिलती है? Either they are speaking and we are unable to hear, or they are not speaking only. They're not speaking. Prerna is trying to speak, but unmute नहीं किया उसने. इन एक्चुअल प्रॉपर्टी पे मिलता है वो? कौन से प्रॉपर्टी पे भाई? Are you trying to say intellectual properties? आपको अगर रॉयल्टी इनकम कमाना होगा तो आपका पेटेंट या कॉपीराइट रजिस्टर्ड होना चाहिए।
patent, copyright, technical know-how, intellectual property, right? These are similar things. That means you must invent something. To earn royalty income, you should become innovative. ठीक है ना? It can be a movie, it can be a song, it can be a story, it can be a drama, it can be a product, it can be a service, it can be anything. It can be technology, it can be app, it can be website, it can be anything, but it must be innovative and you must own its patent, copyright, trademark और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है ना? तो आप ये समझो कि आपने ये सारा, जैसे आपने कोई बुक ही लिखा, पकड़ लो, आप जो ऑथर बन गए आगे जाके, और आपने एक अपनी एक जो गम की स्टोरी है उसके ऊपर एक अच्छा बुक लिखा और वो मार्केट में बहुत चला. ठीक है ना? तो आपको जो इनकम आएगा उस इनकम को बोला जाएगा रॉयल्टी और वो टैक्सेबल होगा IFOS में. लेकिन आप इंडिया में जो इन्वेंशंस होते हैं या जो इनोवेटर्स होते हैं, जो कुछ नया लिखने का ट्राई करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करने का ट्राई करते हैं, शुड वी encourage them और discourage them? इतना मुझे बता दो. गवर्नमेंट उनको encourage करनी चाहिए कि discourage? बोलो, इतना तो बोलना चाहिए. नेटवर्क का कुछ ना कुछ तो इश्यू है. जी सर, ये बोल ही नहीं रहे हैं. तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे करे हो. अच्छा, चैट आ रहा है कुछ ना कुछ. encourage. encourage करेंगे. स्नेहा, encourage का स्पेलिंग क्या लिखा है आपने? इनकरेज करेंगे. कैसे इनकरेज किया जाता है इनकम टैक्स में? हाँ, इनकम टैक्स में इनकरेज करने का तरीका क्या होता है? इनकम टैक्स में इनकरेज करने का तरीका होता है या तो उनको एग्जम्पशन दो या डिडक्शन दो. तो हमने उनको डिडक्शन दिया हुआ है. नॉट ओनली इन 57. देखो 57 तो ऐसा है ना, 56 और हस्बैंड, 56 और 57 आर हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है ना? जहां जहां पे 56 जाएगा वहां पे 57 भी जाएगा. ठीक है ना? 56 और 57 दोनों साथ में चलते हैं. 56 है चार्जिंग सेक्शन और 57 है डिडक्शन अलाउड. तो अगर मुझे रेंट कमाने के लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है तो उन एक्सपेंस का 57 डिडक्शन देगा. रॉयल्टी कमाने के लिए मैंने अगर बुक लिखा, आपको क्या लग रहा है जो फर्स्ट कॉपी टाइप होगी वही पब्लिश हो जाएगी? डू यू थिंक दिस? जो फर्स्ट कॉपी टाइप होगी वही पब्लिश हो जाएगी? No. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट लेना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट लेना पड़ेगा, फिर उसमें करेक्शन ढूंढने पड़ेंगे, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं वो करवाना पड़ेगा, फिर उसको मॉडिफिकेशन करेंगे. ऐसे मल्टीपल प्रिंट्स लिए जाएंगे. फिर मुझे DTP वालों को, डिजाइनिंग टाइपिंग एंड प्रिंटिंग वालों को पैसे देके उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा, ग्राफिक वगैरह उसका ठीक करना पड़ेगा, फिर उसको हम पब्लिश कर सकते हैं. तो देयर आर एक्सपेंसेस टू अर्न दिस पर्टिकुलर इनकम. ऐसे नहीं कि फ्री में होगा. ठीक है ना? भले आप पब्लिशर को भी सेल करोगे तभी भी सेल करने से पहले कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है. उन खर्चों का आपको डिडक्शन मिलेगा. दो एक्सपेंसेस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 57. बट प्लीज अंडरस्टैंड, apart from 57, though the deduction you deserve, apart from 57 there are two sections which are 80 QQB and 80 RRB. 80 QQB and 80 QQB and 80 RRB. ठीक है ना? 80 QQB and 80 RRB में दो जो डिडक्शन मिलते हैं वो होता है रॉयल्टी ऑन बुक्स एंड रॉयल्टी ऑन पेटेंट. 80 QQB में रॉयल्टी ऑन बुक्स है और 80 RRB में रॉयल्टी ऑन पेटेंट है. दिस इज बुक्स. क्या क्या ओपन हो रहा है ये? एंड दिस इज पेटेंट. इन दोनों सेक्शन में अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख तक का डिडक्शन देती है गवर्नमेंट. मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का रॉयल्टी कमाया तो मेरे हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं है. नेट रॉयल्टी बता रहा हूँ. ठीक है ना? 2 लाख कमाओगे तभी भी वो टैक्सेबल नहीं होगा. 3 लाख कमाओगे फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा. 4 लाख कमाओगे तो 3 लाख डिडक्ट हो जाएगा, 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. टैक्सेबल तो पूरा 4 लाख है. जीटीए में पूरा 4 लाख चले जाएगा. लेकिन 80 QQB या 80 RRB ये जो सेक्शंस है वो आपको 3 लाख तक का डिडक्शन दे देंगे. एम आई क्लियर विथ रॉयल्टी इनकम? मतलब जितना मैंने अभी तक बोला उतना क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. ओके. हमने फिर एसएससी को क्या बोला? देखो साहब, ये तो हो गया नॉर्मल रेट वाला रॉयल्टी. नॉर्मली ऐसे होता है. अब मुझे बताओ IFOS का जो इनकम होता है वो कौन से रेट पे टैक्स होता है? नॉर्मली IFOS का जो इनकम होता है कौन से रेट पे टैक्स होना चाहिए? ये सारे जो इनकम आप देख रहे हो ये कौन से रेट पे टैक्स होने चाहिए? नॉर्मल रेट या स्पेशल रेट? आपको पूछ रहा हूँ मैं. IFOS की जो इनकम है ये नॉर्मल रेट पे टैक्स होनी चाहिए या स्पेशल रेट पे टैक्स होनी चाहिए? स्पेशल स्पेशल. क्यों स्पेशल? स्पेशल स्पेशल शादी में आया स्पेशल रेट के लिए? ऐसा कौन सा तुझे Very good, Vijay. Very good. हाँ?
मैंने विजय को कल ही कुछ बोला था, ये लोग ने मेम बना दिया। मैं नहीं चाहता मैं विजय को आज भी कुछ एक गंदा वेरी बोलूं। गुड विजय, वेरी हाँ? मतलब तुमको इस कौन से, मतलब तुमको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या है, ये रेम्युनरेशन इतना स्पेशल इनकम है क्या, उसके लिए मतलब स्पेशल रेट बना दिया जाए? हाँ, ये रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, छोटे मोटे इनकम, अवार्ड वगैरह, तुमको क्या लग रहा है गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशल रेट बनाएगा? हाँ बाबा, ये नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है। आईएफएस का जो इनकम होता है ना, इंटरेस्ट गिफ्ट वगैरह, वो सब कुछ नॉर्मल रेट, स्लैब रेट पे टैक्स होता है। अच्छा, आपको इतना तो पता है ये फिफ्थ हेड है, दिस इज नॉट अ मेन इनकम, कोर इनकम ऑफ द असेसी। कोर इनकम या तो सैलरी होगा, या हाउस प्रॉपर्टी होगा, या पीजीबीपी होगा, या कैपिटल गेन होगा। ये तो एड ऑन है, ये तो एडिशनल इनकम असेसी जो कमाता है वो है। तो मैं अगर मानता हूं अगर एसएससी का पहले से 10 लाख रुपए का इनकम है, तो आईएफओएस भी यूजुअली 30% पे टैक्स होता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना? There are people who are earning more than 10 lakh, their IFOs will be taxed at the rate of 30% because वो स्लैब रेट पे टैक्स होता है, नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है। तो अगर रॉयल्टी अगर टैक्स हो जाता है, तो कर लो किसने रॉयल्टी कमाया, 50 लाख का रॉयल्टी कमाया, 1 करोड़ का रॉयल्टी कमाया, 2 करोड़ का रॉयल्टी कमाया, तो 80 क्यू की भी 80 आरआरबी डिडक्शन दे के कितना दे रहा है, 3 लाख रुपीज। बाकी 97 लाख अगर 30% पे टैक्स हो गया, तो यार वो बेचारा तो टेंशन में आ जाएगा। तो हमने उसको क्या बोला कि सर अगर आप रॉयल्टी अच्छा खासा कमाने वाले हो, और आप इंडियन पेटेंटी हो, आप कौन हो, इंडियन पेटेंटी हो, तो यू कैन अडॉप्ट अ स्पेशल रेट, एंड दैट स्पेशल रेट इज गिवन अंडर सेक्शन 115 बीबीएफ। बीबीएफ, बीबीएफ, ठीक है ना? एंड द रेट विल बी 10% विदाउट एनी डिडक्शन। जो ग्रॉस रॉयल्टी होगी ना, वो डायरेक्टली टैक्स होगी, 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी और सेक्शन 57, ऐसा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आपका रॉयल्टी जो होगा वो 10% पे टैक्स होगा। दिस इज द कंसेशनल रेट गिवन टू इंडियन पेटेंटी। एम आई क्लियर विद व्हाट इज 115 बीबीएफ? शायद आपके सिलेबस में ना हो बीबीएफ, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि ऐसा होता है, हम इंकरेज करना चाहते हैं, बिकम इनोवेटिव ना। वो एक किसका है वीडियो, ऋतिक रोशन का शायद एक वीडियो है, ऋतिक रोशन या करण जौहर का एक वीडियो है, दो मिनट का ऐसा मोटिवेशनल स्पीच है, मिलेगा तो आपके ग्रुप पे आज शेयर कर देता हूं मैं। अच्छा बोला है उसने, एक पोएम है इनोवेटिव बनने के लिए, री इन्वेंट करके शायद उसका नाम है, री इन्वेंट। चलो आगे चलते हैं। इज इट क्लियर अप टू हियर? यस। चलो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अवार्ड, अवार्ड्स की तो आपकी बात हो गई थी मेरी, याद आ रहा है आपको? मैंने तो बैच पे ही पढ़ा दिया था अवार्ड्स के बारे में। अगर मुझे आगे जाके गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया, हाँ, तो टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जम्प्ट होना चाहिए? बोलो, एग्जम्प्ट होना चाहिए। एग्जाम। तो आपको पता होगा ना वो सब चक्र होते हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, हाँ, तो वो सारे यस यस गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट के अवार्ड्स एग्जम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर मैंने मैनिपुलेशन करने के लिए राज इंस्टीट्यूट को ऐसा बोला, राज क्लासेस को मैंने बोला कि सर देखो ना, वो बच्चे ना आपके बहुत अच्छे हैं, उनको ना मैं पढ़ाऊंगा फ्री में पढ़ाऊंगा, उनसे 1 रुपया का मतलब ना मैं फीस नहीं चार्ज करूंगा सर। लेकिन वो क्या ना, इस साल सच में सर? ये साले मजाक कर रहा था, तुम लोग सालों मजाक तो समझो कम से कम, पूरा तो सुन। मैंने बोला मैं ना प्रोफेशनल फी सीए और फ्री में, अरे सीए कभी फ्री में काम करता है क्या कुछ? प्रोफेशनल फीस नहीं लूंगा सर, नहीं चाहिए मुझे कोई प्रोफेशनल फीस। आई डोंट वांट एनी प्रोफेशनल फीस, नहीं 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 चाहिए, ठीक है ना? लेकिन सर वो आप बच्चों से रिव्यू ले लेना, एंड ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, ठीक है ना? और जो बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर होगा ना, उसको अवार्ड दे देना। क्या करना? राम सर। हाँ थैंक्स और थैंक्स। अवार्ड पैसे में दे देना। भाई तालिया। अवार्ड अगर पैसे में होगा तभी लूंगा ना, वो भंगार थोड़ी ना क्या घर पे जमा वही करूंगा। अवार्ड मनी में चाहिए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, मैंने बोला कि मुझे बेस्ट टीचर ऑफ द अवार्ड दे देना सर, 5 लाख रुपए का। बाकी स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा कि देखो भाई वोट मुझे ही देने हैं, वो सब पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हमने भी सोच लिया है, देख लिया है, ठीक है वोट ना? आएंगे, बताने की जरूरत नहीं, वोट आएंगे सर। अरे नहीं आएंगे तो बिरयानी खिला के अपन लोग कर लेंगे रे कन्वर्ट, टेंशन मत ले। हाँ, और कहाँ पे मतलब बिरयानी चलेगी, कहाँ पे बाम्बू लेके मारेंगे वो चलेगा अपने को,
और बेस्ट बेस्ट टीचर अवार्ड को कितना दे दिया, 5 लाख रुपए। बताओ ये इनकम टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर ये नहीं होता ना तो ना ये ऐसे मैनिपुलेशन होता है। इसलिए इनकम टैक्स ने क्या बोला कि गवर्नमेंट के साथ ऐसा फालतूगिरी नहीं होता। गवर्नमेंट बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड अगर देता है तो अलग बात है, ठीक है ना। आप लोग अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेते हो तो देयर इज अ मैनिपुलेशन का स्कोप, देयरफॉर इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, आगे चलता हूं। पेंशन, पेंशन की तो हमने बात कर ली थी। कहां पे याद आ रहा है आपको, कौन से चैप्टर में हमने पेंशन की बात कर ली थी? सैलरी। सैलरी सैलरी सैलरी, ओके। सैलरी में हमने क्या बात की थी? पेंशन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होता है कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट होता है? आफ्टर रिटायरमेंट होता है कि बिफोर रिटायरमेंट होता है? बोलो। आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन के दो टाइप बताओ जो सैलरी, एक रिवीजन ले रहा हूं, इसका कुछ लेना देना नहीं है मेरे आईएफएस के चैप्टर से, खाली रिवीजन ले रहा हूं। पेंशन के दो टाइप बताओ। कम्यूटेड अनकम्यूटेड, कम्यूटेड अनकम्यूटेड। कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। अनकम्यूटेड को बोलेंगे नहीं वो कि अनकम्यूटेड है, वो आपको कैसे पता चलता है कि अनकम्यूटेड है? मंथली। हाँ, यहाँ पे मंथली लिखा होगा, एग्जैक्टली। और कम्यूटेड जो होगा वो बोलेंगे कम्यूटेड है। मंथली पेंशन या अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्ट होता है? जल्दी बोलो। अनकम्यूटेड वाला। हाँ, अनकम्यूटेड वाला, मंथली वाला टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्ट होता है? टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल होता है, मतलब, और टैक्सेबल टू ऑल होता है, मतलब गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए टैक्सेबल। जो कमिटेड होता है, जो लमसम पेंशन होता है, वो एग्जेम्प्ट करके रखा है गवर्नमेंट ने सेक्शन में। बोलो सेक्शन, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। 1010A, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बोलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहला चार्ट यहाँ पे निकलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको क्या करेंगे हम? फुल्ली एग्जैक्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट, इनके ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं है। अदर एम्प्लॉय का डिपेंड होता है किसके ऊपर? अदर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। रिसीव ग्रेच्युटी रिसीव्ड का एग्जम्पशन बोलो। 1/3। 1/3 आणि बाजू का 1/2। 1/3 और इसका नॉट रिसीव का हाफ, ठीक है ना। किसका? फुल पेंशन का, फुल पेंशन का। और फुल पेंशन का मैंने क्या बोला था? फुल पेंशन का फॉर्मूला क्या बोला था? कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। तो ऐसा फुल अमाउंट निकलेगा। क्या आपको ये बातें याद आ रही है? हाँ याद आ रही है, आपने मुझे हेल्प किया, बहुत ही बढ़िया। तो यूजुअली पेंशन जो होता है ना वो आईएफएस में टैक्सेबल होता है या उसमें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय ना रहा, एम्प्लॉय शहीद हो गया है, ठीक है ना, एम्प्लॉय जा चुका है, तो उसको तो पेंशन मिलेगी नहीं, लेकिन फैमिली मेंबर्स को मिलेगी आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। और जब फैमिली को मिलेगी पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, तो उसको हम पेंशन नहीं बोलेंगे, उसको फैमिली पेंशन बोलेंगे। और फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अरे आपको समझ रहा है? फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो सैलरी में टैक्स नहीं हो सकता वो चीज। फोन आहे तो की कन्फर्म तर है की नाही, એટલે बस रूम भाड़ा पर लेकर खाओ मन। ये पांडा बाबा, मुझे लगा तो क्वेरी पूछ रहा है, माइक ऑफ कर। હું જવાબ મને ખબર નહીં પડે। अरे खबर नहीं थी, मारो तो खबर थी ना तू। अरे बाबा तू बड़बड़ मारी छो। हाँ चलो, बंद हो गया पांडा। देखो ये कौन सी लैंग्वेज में डाउट पूछ रहा है? क्या हुआ सर? नथिंग नथिंग बेबी, नथिंग, ओके नथिंग। थैंक्स। सो फैमिली पेंशन किसे मिलता है? फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज कवर्ड इन आईएफओएस बिकॉज फैमिली डजंट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बोला फैमिली पेंशन को टैक्स करेंगे, लेकिन पूरा टैक्स नहीं होना चाहिए, तो हमने 57 में डिडक्शन दिया।
अब 57 में हमने डिडक्शन बोला, एक काम करो 15,000 पर एनम, पर मंथ नहीं, 15,000 पर एनम का डिडक्शन आपको मिलेगा, या 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर। तो बताओ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है क्या? लिखा है फैमिली पेंशन का एग्जांपल? नहीं लिखा, मैं अभी यहाँ पे ही लिखता हूँ मजाक मजाक में, ठीक है ना। मुझे बताओ अगर आपको फैमिली पेंशन 30,000 का मिलेगा तो डिडक्शन कितना मिलेगा? फैमिली पेंशन अगर 30,000 का मिलेगा तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? जल्दी बोलो। हे प्रभु, 10,000। 10,000 ना, 1/3 और 15,000 व्हिचर इज लोअर, तो 10,000 का डिडक्शन मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा 20,000। लेकिन अगर फैमिली पेंशन 60,000 का मिला तो 60,000 का फैमिली पेंशन मिला तो डिडक्शन 15,000। क्योंकि 15,000 के ऊपर तो डिडक्शन मिलना ही नहीं है, तो 45,000 टैक्सेबल आएगा। ऐसा आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये ध्यान दो। चलो आगे जा रहा हूँ, हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है मुझे, मेरा मीटिंग वैसे भी आउट हो रहा है 7 मिनट में। 7 मिनट में मुझे मेजोरिटी पॉइंट कवर करने हैं। लेकिन जो फैमिली पेंशन आर्म फोर्स मेंबर्स को मिलते हैं, ठीक है ना, वो आपने मूवी देखा होगा, कौन सा मूवी आया था अभी, हाउ द जोश, उरी, उरी देखा होगा आपने, देखा होगा कि सोल्जर्स की डेथ होती है इन सम फाइट्स विद एनिमीज, तो उनके फैमिली को जो पेंशन मिलता है, शुड इट बिकम टैक्सेबल? इमोशनली आंसर दो मुझे। नो, नहीं। तो नहीं किया हमने। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है ना, नेवी के लोग, मिलिट्री के लोग जो होते हैं, एयर फोर्स के लोग होते हैं, दैट इज exempt अंडर सेक्शन 10 इफ डेथ ऑफ सच मेंबर occurred इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी। ऑब्वियसली ड्यूटी पे हुआ रहेगा तभी exempt होगा, नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलता हूं। फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फॉर बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। अब डायरेक्टर ना दो टाइप के होते हैं, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर और एम्प्लॉय डायरेक्टर। एम्प्लॉय डायरेक्टर मतलब जो होता है ना, वो होल टाइम डायरेक्टर होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होता है। अगर डायरेक्टर का कंपनी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, तो ऑब्वियसली जो भी इनकम कमाएगा वो टैक्सेबल होगा सैलरी चैप्टर में। बट देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स बोल दो आप समझ रहे हो, फुल टाइम नहीं है वो लोग, एडिशनल डायरेक्टर्स है बस, ठीक है ना। तो उनका तो वो तो साल में 4 बार आते हैं कंपनी में, कंपनी एक्ट के हिसाब से। अगर आपको कंपनी एक्ट याद आ रहा होगा तो 4 मीटिंग मैंडेटरी होती है, पता है बोर्ड मीटिंग, सुना है आपने ऐसा? 4 बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी होती है इन ये 4 बोर्ड मीटिंग्स आर मैंडेटरी। पता नहीं कंपनी लो आपको याद आ रहा है कि नहीं, जाने दो। 4 मीटिंग आपको ना मैंडेटरी होती है, तो साल में 4 बार वो आएगा, तो उसको हम क्या देंगे मीटिंग में? चाय, समोसा, और क्या देंगे? बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का चेक। तो वो जो पैसा है, ठीक है ना, वो उसको क्या लगेगा? टैक्स होगा। लेकिन वो क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्स कौन से हेड में होगा? IFOS में, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। जिन्होंने जीएसटी पढ़ के रखा हुआ है, सीबीआईसी का कल ही क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है आरसीएम में, ठीक है ना। ये इनकम टैक्स में लिखने जैसी बात नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसी फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है आरसीएम में। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपनी टैक्स भरती है, ऐसा कुछ है। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और यूटीआई एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। कैपिटल गेन जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने इसका पूरा लॉजिक आपको बताया था। क्या किसी को याद आ रहा है लॉजिक? 1035 में इन्वेस्टर को एग्जेम्प्ट क्यों किया गया है? बहुत तगड़ा बारिश आने वाला है। अगर बहुत ज्यादा बारिश आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद नेटवर्क कट होता है, तो ये सारे कॉन्सिक्यूटिव प्रॉब्लम्स है दैट वी आर फेसिंग। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो, और लैपटॉप पे अगर पानी आना चालू होगा तो हमें इमीडिएटली लेक्चर बंद करना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर वैसा कुछ हुआ रहेगा तो हमें वैसे एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब तक नहीं आता, जब तक नेचर हमें प्रॉब्लम नहीं देता, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। चलो, मैंने आपको पूछा कि म्यूचुअल फंड से जो पैसे कमाए जाते हैं, इनकम बोला जाता है, वो एग्जम्प्ट है यूनिट होल्डर के हाथ में। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक मैंने पढ़ाया था आपको जब मैं आपको बायबैक पढ़ा रहा था कैपिटल गेन में। जल्दी बोलो। लो, तुम लोग तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। विजय, हाउ वाज द टेस्ट? कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। प्रलीन, वो इनकम आता है, टैक्स कट करके। हाँ तो मैं वही वो तो बता रहा इनकम हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला अंडर सेक्शन 115 आर में ना,
हाँ, म्यूचुअल फंड 115R में टैक्स भर देता है, आईडीटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो म्यूचुअल फंड ने टैक्स भर दिया है, तो अगर हमने यूनिट होल्डर के हाथ में अगर फिर से टैक्स किया, यूनिट होल्डर के हाथ में अगर फिर से टैक्स किया, आप समझ रहे हो ना, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने इसको 1035 में एग्जेम्प्ट किया हुआ है। 115R अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। चलो आगे चलते हैं। आखिरी 3 मिनट और मेरे पास पढ़ाने के लिए, और 2 पॉइंट बचे, 2 नहीं, 2 से ज्यादा ही है। माइनर के नाम पे आप इनकम कमाते हो, तो ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली क्लबिंग के चैप्टर में। लेकिन पापा ने क्या किया है, देखो टीम एलाइट गुरुकुल चालू हो गई अपने काम करने के लिए। ज्यादा बारिश आ रही तो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक्स नीलेश। अगर मैं क्या बता रहा हूं आपको, सुनो। क्लबिंग के पापा ने अपने 6 महीने के बेबी के नाम पे, 6 महीने का बेबी है उसके पास, उसके नाम पे 15 लाख का एफडी करके रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट। बताओ इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कौन भरना चाहिए, लॉजिकली कौन भरना चाहिए? जिसके नाम पे बैंक अकाउंट खुला हुआ है, वो 6 महीने का बेबी है, पापा ने उसमें 15 लाख रुपया डिपॉजिट करके रखा है, वो शुड बी टैक्सेबल। द रियल असेसी जिसने पैसे लगाए थे, या खाली नाम के लिए माइनर का नाम चिपकाया था, वो माइनर या पप्पा? लीगल असेसी या रियल असेसी? कौन? दादा पूजा, दादा तो पापा को स्टूडियो में भरना था ही पड़ेगा नहीं। ना। किसको? मैंने सुना नहीं क्लियर, फिर से बोलोगे? अर्चिता, लीगल नहीं, लीगल असेसी जो है ना वो माइनर है। लीगल मतलब उसके नाम पे, उसके नाम पे, उसके पैन कार्ड पे, उसके बैंक अकाउंट में एफडी है, ठीक है ना? गिरेगा इधर से। अगरबत्ती है क्या? अरे अगरबत्ती लगानी पड़ती है, नहीं तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते रहते हैं। हाँ, तो रियल एसएससी के हाथ में टैक्स लगता है। क्लबिंग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जब क्लबिंग होता है तो पापा के हाथ में इसको क्लब किया जाएगा और पापा के हाथ में टैक्स होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ वो इंडिया टीम ने, माना जाएगा क्या? किसका क्या हो वो जाएगा? टीम माना जाएगा क्या? अरे टीम बोलते हैं ना, वो माना जाएगा क्या नहीं नहीं, हाँ, पापा को? डीम्ड एसएससी माना जाता है, काइंड ऑफ डीम्ड एसएससी, लेकिन क्लबिंग चैप्टर में उसको ही एसएससी बोला गया है, ठीक है ना? डीम्ड एसएससी उसको ही माना गया। आप डीम्ड एसएससी बोलो, हम उसको रियल एसएससी बोलते हैं इनकम टैक्स में। लीगल अलग होता है। बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोलते क्या? प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे खरीदते हैं और अपना इनकम कम दिखाते हैं। आपके पापा भी तो करते होंगे। पापा के नाम पे अगर, खुद के नाम पे अगर बिजनेस ऑलरेडी चलता होगा, तो मम्मी के नाम पे उन्होंने अकाउंट डिपॉजिट करके रखा होगा। तो ऐसे सारी जो चोरी होती है वो पकड़ी जाती है क्लबिंग के चैप्टर में। माइनर को यूज करके जो चोरी की जाती है, जब आप क्लब करते, तो मुझे खाली बताना था कि 1,500 का पर एनम एग्जम्पशन भी देता है गवर्नमेंट। शायद उसका डायपर लेने का खर्चा होगा जिसका डिडक्शन दिया जाता है। 1,500 में तो और कुछ आने वाला है